जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में अग्निवीर ट्रेडमेंट के लिए प्रश्न उत्तर करने वाले हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। और यह एग्जाम था 7 जुलाई 2025 का। इसके सेकेंड पाली में यह प्रश्न पूछा गया था। वैसे यह प्रश्न जो है 8वीं आधार पर था, पर ऐसा लगा नहीं, क्योंकि इस बार जो प्रश्न पूछा गया है 8वीं आधार पर वह बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न है। मैथ सही लगा मुझे, लेवल 8 का है, रीजनिंग का लेवल 8 का है, लेकिन जीके एवं विज्ञान इसके लेवल थोड़े ऊंचे हो गए। ठीक है, तो मैं चलता हूं और इस वीडियो को पूरा करूंगा। कुल 50 प्रश्न उन सभी ऑप्शंस के साथ यहां पर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, कोणार्क टेम्पल इज फेमस फॉर विच डाइटी। कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। ये तो सबको पता होगा ना। तो कोणार्क मंदिर जो है वहाँ सन टेम्पल है, और यह एक ही स्टोन से बना हुआ है पूरा कोणार्क मंदिर। ठीक है, जो कि 1240 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1240 में। और यहाँ पर सूर्य देवता के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या है। वेयर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टेकन फ्रॉम। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड से लिया गया था। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तीसरा। आर्टिकल 48 इज रिलेटेड टू व्हाट। आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? तो यह आपके एग्रीकल्चर से संबंधित है। देखिए कहीं पर है, यस, कृषि का संगठन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, और यह हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू दिए जाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। चार्ज है 121 रुपीज। ठीक है, यदि आप यहां से देखकर आ रहे हैं तो 121 रुपीज चार्ज है। आप मेंशन करेंगे मुझे अग्निवीर के प्रश्नोत्तर चाहिए, तो इसमें आपको 8वीं और 10वीं दोनों दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी और ग्रामीण संख्या का अनुपात क्या है? तो यह अनुपात है 31:69, जो कि यहां पर सी में दिया गया है। तो 4 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके प्रश्न के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। अगला आपको दिया गया है, व्हाट इज द मोटो ऑफ एयरफोर्स। वायुसेना का आदर्श वाक्य। तो वायुसेना का आदर्श वाक्य है, टच द स्काई विथ ग्लोरी। शान से आसमान को छू। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब अगला प्रश्न आप देख लीजिए क्या दिया गया है। छठा छठा है, द सूरत स्प्लिट took place in dash session of Indian National Congress। देखिए, सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह वर्ष 1907 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। कब हुआ? तो 26 दिसंबर 1907 को। यदि पूरा डेट जानना है तो ये हो जाएगा 26 दिसंबर 1907 को। ठीक है, तो 1907 आपके डी में दिया गया है, तो 6 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए सातवां दिया गया है, विथ whom इज एमटी वासुदेवन नायर रिलेटेड। एमटी वासुदेवन नायर किससे संबंधित हैं? देखिए एमटी वासुदेवन इसका मतलब है मदन थिकपट वासुदेवन नायर। ये एक राइटर हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, और ये शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं, और ये एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे फिल्म डायरेक्टर दिया गया है, फिल्म निर्देशक। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 7 का ए हो जाएगा, फिल्म डायरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां देखिए क्या दिया गया है, व्हाट
बजट वाज प्रेजेंट फॉर स्पोर्ट्स बिटवीन 2025। देखिए 2025 और 26 के लिए सरकार ने कुल 1000 करोड़ का बजट पेश किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आठवां का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। और यह किसके तहत किया था? खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत किया था। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका नौवां प्रश्न क्या दिया गया है। नौवां प्रश्न आपका है, आफ्टर द 1857 rebellion, which of the following measure did the British emphasize to regain control over India? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने पुनः भारत पर नियंत्रण पाने के लिए किस नियम पर ज्यादा जोर दिया? ठीक है, तो देखिए ये चार नियम थे, तो इनमें से कोई एक नियम होगा जिस पर अंग्रेज ने ज्यादा जोर दिया था। पहला दिया गया है भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया। दूसरा दिया गया है खेतीहरों को भूस्वामियों से सुरक्षा रखने के लिए नई नीति बनाई। तीसरा, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का निर्णय लिया। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। अंग्रेज ने क्या किया कि इसको दोबारा कब्जा पाना था 1857 के विद्रोह के बाद, तो उसने भारत में जो धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज थी उसको मानना शुरू कर दिया। अब जैसे ये चीज मानना शुरू कर दिया फिर लोग खुश हो गए और उसके अंदर फिर अधीन हो गए। दोबारा 1857 के विद्रोह के बाद दोबारा से इन नियमों को बढ़ावा देकर अंग्रेज ने काबू पा लिया। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? सी, द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस एंड द सोशल कस्टम ऑफ इंडियन पीपल। अंग्रेज ने भारतीय लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया और यह निर्णय उसके फायदे के लिए हो गया और उसने फिर से इंडिया को गुलाम बना दिया। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 10वां दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंसास? इंसास का फुल फॉर्म, आई फॉर इंडिया, एन फॉर न्यू, ठीक है, एस फॉर स्मॉल, ए फॉर आर्म्स, एस फॉर सिस्टम। सबसे फर्स्ट वाला ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 10 का उत्तर आपका ए हो गया। इंसास का फुल फॉर्म है इंडियाज न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। सबसे छोटा हथियार जो बना था उसका नाम था इंडियाज न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपको दिया गया है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी जो है यह आपको अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये जो अमरकंटक का पठार है वह आपको मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? अमरकंटक, ए में दिया गया है, तो 11 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब 12 आपका दिया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह 1916 में की गई थी, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्या दिया गया है, 13वां दिया गया है, राजाजी नेशनल पार्क इज इन डैश स्टेट। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य में है, तो यह आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा। 13 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 14 देखिए क्या दिया गया है, मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? मधुबनी पेंटिंग जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आपके बिहार से। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, इन इलाकों में आपको मधुबनी पेंटिंग बहुत ही देखने को मिलेगी, तो 14 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां और यह जीके का आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1857 में, मई में। ठीक है, तो देखिए कहीं दिया गया है 10 मई 1857, ए में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लग रहा है क्या? कंटिन्यू करें, दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। और हाँ, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे जो है प्रीवियस ईयर के वीडियोस आते रहते हैं। ये पूरा चैनल प्रीवियस ईयर के लिए ही बना हुआ है। ठीक है,
ट्रेडमैन की, जीडी की, टेक्निकल के, नर्सिंग के प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका दूसरा पार्ट, और इसमें आपके विज्ञान के प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न विज्ञान में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर आपसे विद्युत का कुचालक पूछ दिया, तो विद्युत का कुचालक क्या होगा? इन चार ऑप्शन में से एल्यूमिनियम सुचालक है, चांदी सुचालक है, नल का पानी सुचालक है। वहीं डिस्टिल वाटर जो है अशुद्ध जल, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए यह इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक हो जाता है। तो फर्स्ट का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये है एसआई यूनिट। ये इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है तीसरा, विच मैथड इज यूज टू प्योरीफाई आयरन? लोहे को शुद्ध करने के लिए, देखिए लोहे को शुद्ध करने के लिए तीन मेथड यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है ब्लास्ट फर्नेस मेटलर्जी। इसमें क्या होता है कि पिघलाकर, क्या किया जाता है? पिघलाकर, ठीक है, आयरन से अशुद्धता निकाली जाती है। दूसरा है रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण। इस विधि द्वारा आयरन से इंप्योरिटी दूर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैल्सिलेशन। कैल्सिलेशन में क्या होता है? कैल्सिलेशन में 700 डिग्री से लेकर 1200 डिग्री तक गर्म किया जाता है। लोहों को तपाकर फिर उसका शेप बदला जाता है ना, तो उस प्रकार से उसकी इंप्योरिटी भी दूर हो जाती है। तो ये तीन मेथड हैं जो कि लोहे को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है, व्हाट डज फाइबर डू? फाइबर से क्या होता है? देखिए शरीर में यदि फाइबर है तो फाइबर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ठीक है, उत्तर आपका ये हो जाएगा। यदि प्रश्न ये पूछा है कि फाइबर की अधिकता से क्या होता है, ठीक है, तो यदि फाइबर की अधिकता आपके शरीर में हो जाए तो मोटापा हो जाता है। ठीक है, इनमें से जो भी प्रश्न पूछे आप उसके अनुसार उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़े। अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 78% जो है वह नाइट्रोजन है। ठीक है, 21% जो है ऑक्सीजन है। उसके बाद फिर आपका 0.36% CO2 है। 0.934% जो है वो आपका आर्गन है, और बाकी जो 1% बचे उसमें अन्य गैस आ जाते हैं। सभी मिलाकर 100% हो गए। ठीक है, तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। छठा जो है आपका, यह भी बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न, और थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न पूछ दिया। इसमें कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंट इज नॉट ट्रू? किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच की विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शरीर, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होता है। तो यह बिल्कुल सही है। ये जो एडोलेसेंट का एज होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा बड़ा हो रहा होता है, डेवलपिंग होता है। ठीक है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड में, और वह सब कुछ जो साइकोलॉजी है, जो फिजिकल इन्वॉल्विंग है, कंजिगेटिव्स हैं, उन सभी को एक्सेप्ट कर लेता है। तो पहला सही है। दूसरा क्या दिया गया है, चिल्ड्रंस फ्रॉम डिफरेंट कल्चर इंटर एंड एक्सपीरियंसेस एडोलेसेंट इन सिमिलर वे। देखिए ये कहना सही नहीं है, क्योंकि विभिन्न कल्चर के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग, उन सभी का तरीका अलग अलग होता है, और वो अलग तरीके से, ठीक है, क्योंकि हर रीजन में कल्चर अलग हो जाता है। तो बच्चे तो भले एडोलेसेंट हो रहे हैं, लेकिन सबका कल्चर अलग अलग है, सेम कल्चर नहीं है। ठीक है, कोई भी समान तरीका से नहीं आ सकता। तो यह गलत है, और कहा भी यही गया है। तो बी इसका उत्तर होगा। लेकिन बाकी के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे सी में दिया गया है, एडोलेसेंट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपका दिया गया है, एडोलेसेंट इज जनरली कंसीडर्ड टू बिगिन विथ पुबर्टी
a process that leads to sexual maturity and capacity for reproduction। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। तो बिल्कुल सही, इसमें जो ए है, सी है और डी है, यह एडोलसेंट्स के लिए बिल्कुल सही वाक्य है। वहीं पर बी वाला जो है यह सही नहीं है, इसलिए उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए सातवां आपको दिया गया है, विच विटामिन डिफिशियंसी कैन लीड अ डिक्रीज इन आई साइट। किस विटामिन की कमी से आंख की रोशनी कम होने लगती है? तो विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ये वाला उत्तर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, विटामिन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां देखिए क्या दिया गया है। कुछ प्रश्न भारी हैं, कुछ प्रश्न हल्के हैं। अब आठवां दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमस इज इनकरेक्ट। ह्यूमस मिट्टी होती है, इनसे संबंधित कौन सा कथन गलत है? पहला दिया गया है, ह्यूमस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनिक मैटर एंड इज डार्क इन कलर। ह्यूमस जो है कार्बनिक पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है जिसका रंग गहरा होता है। बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है, humus is a dark brown or black substance formed from the decomposition of dry and decaying leaves, fruits, seeds, branch and the bodies of dead organism। ह्यूमस जो है वह सूखी व क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, शाखाओं व मृत जीवधारियों के शरीर के अपघटन से गहरे भूरे रंग या काले रंग का पदार्थ बनता है, और ये जो मिट्टी बनती है वह ह्यूमस कहलाती है। बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए क्या दिया गया है, ह्यूमस कंटेन सेलुलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। ह्यूमस जो है वह सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से बना होता है। बिल्कुल सही है। डी दिया गया है, इन ह्यूमस ह्यूमिक एंड फ्लोरिक एसिड्स फॉर्म हाइड्रोफोबिक म्यूसिलियंस फाइबर व्हाइल क्ले कोलाइड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ह्यूमस में ह्यूमिक और फ्लूइडिक एसिड जल विरोधी सेल तंतु बनते हैं, जबकि क्लोराइड प्रकृति में जल से नहीं होते हैं। तो यह वाक्य जो है यह सही नहीं है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 8 का डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है ए, बी और सी ये तीनों ह्यूमस के बारे में सही है। वहीं पर डी वाला जो लाइन है वह ह्यूमस के बारे में सही नहीं है, इसलिए 8 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौमा आपको दिया गया है, व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब बर्फ को पानी में परिवर्तित किया जाता है तो उस समय क्या होता है? उष्मा अवशोषित होता है और इसी वजह से पानी जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? कूलिंग। ठीक है, जब ठंडा किया जाता है तो पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, तो 9 का उत्तर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां आपका दिया गया है, व्हाट कॉजेज द फ्लोरोसेंट ग्लो ऑफ द बल्ब। बल्ब की प्रतिदीप्ति चमक का क्या कारण है? देखिए बल्ब जो है वह इसलिए चमकता है क्योंकि उसमें इनकंडेंसन पाया जाता है। इनकंडेंसन क्या होता है? इसमें जो भी पदार्थ होता है, जैसे कि फिलामेंट यूज किया जाता है, तो फिलामेंट गर्म होता है और वह रोशनी छोड़ता है। यही प्रक्रिया इनकैंडेंसेंस कहलाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 10 का उत्तर ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th आपका दिया गया है, व्हाट काउजेज फ्रिक्शन। घर्षण किससे होता है? तो घर्षण जो है वह दो वस्तुओं के संपर्क में आने से होता है। ठीक है, कांटेक्ट में। अगर यह दिया गया है तो आप इसको उत्तर टिक करेंगे। बाकी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहला है इंटरेक्शन बिटवीन सरफेस इन कांटेक्ट, संपर्क में सतहों के बीच परस्पर क्रिया, इससे आपका घर्षण पैदा होता है। दूसरा है इंक्लूडिंग सरफेस इरेगुलेटरीज, सतह की अनियमितताओं सहित जो है आपको घर्षण पैदा होता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर एडहेशन, आणविक औषंजनन जो है इससे भी घर्षण पैदा होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है ऑल ऑफ दीज, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो 3 के 3 ऑप्शन हैं वो सभी सही हैं, इसलिए 11 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th आपको दिया गया है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस,
और निमोनिया, ये सभी क्या है, जीवाणु जनित रोग हैं। वहीं पर इन्फ्लुएंजा जो है वह वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस, इन्फ्लुएंजा ANV वायरस की वजह से। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, निम्नलिखित में से किस पर वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो वस्तु का जो जड़त्व होता है वह आपके मास पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, मास, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो 13 का उत्तर डी हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज, सामान्य मानव रक्तचाप क्या है, वह है 120/80। तो 120/80 आपके सी में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा 14 का, सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यह विज्ञान का आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट बाय अ वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं है। तो यहां पर देखना, चिकन पॉक्स वायरस से है, हेपेटाइटिस वायरस से है, डेंगू वायरस से है, कॉलेरा बैक्टीरियल है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 15 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका विज्ञान खत्म होता है। जिनको मॉक टेस्ट देना है उनके लिए मॉक टेस्ट बनाया गया है, स्टडी एंड अपडेट्स .in पे अग्निवीर के मॉक टेस्ट में जाएंगे और वहां पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा बहुत बता भी देता हूं। ठीक है दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमेन का है तो ट्रेडमेन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमेन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है और मैं सेट फर्स्ट खोल लेता हूं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है, आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही सही उत्तर दिया और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, गलत होगा तो रेड आ जाएगा और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका सेक्शन सी जो है जनरल इंटेलिजेंस का है और इसमें 5 प्रश्न रहेंगे। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, इन अ रो A is 10th from the right. If there are total 30 person in the row, what will be his position from the left? एक लाइन है उसमें A दाएं से 10वें स्थान पर है। देखिए ये एक लाइन है, इस लाइन में ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया और A जो है वह दाएं से 10th पोजीशन पे है। ठीक है, तो बाएं से कौन से स्थान पे होगा, तो 30 कुल थे उसमें से 10 घटाइए, कितने हो गए 20। और ए यहां पर 2 बार काउंट हो रहा है ना, क्योंकि ये इधर से बैठा था तो अब इधर से भी काउंट होगा, तो ये +1 कर दीजिए, तो 21 इसका पोजीशन हो जाएगा। 21 सी में दिया गया है तो फर्स्ट का उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा दिया गया है PRAY, क्या है इसका 3618। फिर दिया गया है RSYS, क्या दिया गया इसके लिए 6438। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन नहीं है। ठीक है, देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब यहाँ पर S के लिए 4 का यूज किया गया। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं रीजनिंग के, तो अच्छे लगे मुझे। बाकी थोड़ा सा साइंस हार्ड लगा और जीके हार्ड लगा। तीसरा दिया गया है 9 इंटू 3 माइनस 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहां पर दिया गया है 9:3 माइनस 5। अब देखिए जहां पर गुना है वहां पर आपको भाग देना है, तो 9 भागा 3
और जहां माइनस है वहां प्लस करना है। क्या हो जाएगा 9/3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। 8 आपके सी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा देखिए क्या दिया गया है, 7 9, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 3 22। तो ये क्या हो जाएगा 22 प्लस 2 इक्वल्स टू 24। 24 आपके बी में दिया गया है, तो 4 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रीजनिंग का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है, कैरेज हॉर्स देन ट्रेन इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, यहां पर देखिए टमटम गाड़ी को घोड़ा खींचता है, तो रेल को कौन खींचेगा, रेल का जो इंजन होता है वह रेल को खींचता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का उत्तर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से रीजनिंग यहां पर समाप्त होता है। ओके, आगे बढ़े अब देखिए आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है डी, और इसमें आपके 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें आपसे पूछ दिया 17 का स्क्वायर, 17 गुने 17 क्या हो जाएगा 289, तो 289। ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न दिया गया है, इफ 20% ऑफ 220 इज स्पेंड देन व्हाट इज लेफ्ट। यहाँ पर परसेंटेज नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि उत्तर जो दिया गया है उसके अनुसार परसेंटेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिंपल सी बात है, यदि 20% स्पेंड हुआ है तो 80% बचेगा। बहुत ही सिंपल है ना। तो प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा, प्रश्न में थोड़ी सी चेंजिंग है, और वो चेंजिंग है कि क्या बचा हुआ है ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको सिखा देता हूँ। ये दो तरीके से सिखाऊंगा। एक तो पहला तरीका सिखाता हूँ, यदि 100 में से 20% खर्च किया गया तो कितना बचा, 80% बचा हुआ है। ठीक है, अब ये 220 का 80% आपको निकालना है। क्या हो जाएगा 22 इंटू 8, क्या हो गया ये 176 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से भी आपने निकाला, और ये आसान तरीका है। और एक और दूसरा तरीका, जिसमें पहले बच्चे क्या करते हैं कि 220 का 20% निकाले, ठीक है, जो कि खर्च हुआ है, तो ये आपका 44 हो गया, और इस 44 को 220 में से घटा लेते हैं, तो 176 निकल कर आता है। दोनों जगह पर उत्तर सेम ही हुआ। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, 20% ऑफ 40 चॉकलेट्स वेयर ईटेन, हाउ मच इज लेफ्ट। कुल 40 चॉकलेट का 20% खा लिया गया, तो कितना बचा। तो वही बात पूछ दिया ना आपको, 40 का 80/100, क्योंकि 100 में से 20% खा लिया तो कितना परसेंट बचा, 80% बचा ना। ठीक है, तो ये देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 8 चौक 32 चॉकलेट बचा। यही चीज आप दूसरे तरीके से निकाल दो, 40 का 20% खाया गया, ठीक है, तो 8 चॉकलेट खा लिया गया, तो 40 माइनस 8 बराबर 32। मैंने दोनों तरीके बता दिए, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा तो ये समझ लेंगे। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है, द एवरेज ऑफ अ क्लास of 20 student is 18 years. If the age of the class teacher is also included, then average becomes 20 year. Find the age of class teacher in year. यदि 20 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु जो है 18 वर्ष है, यदि कक्षा अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 20 वर्ष हो जाता है। तो कक्षा अध्यापक की आयु कितनी है, देखिए बहुत ही सिंपल है। जब 20 था, ठीक है, और उस समय क्या था औसत 18, कुल कितना हो गया 360। जब शिक्षक भी जुड़ गया, कुल कितने हो गए 21। औसत क्या था आपका, औसत आपका 20 हो गया, कितना हो गया 420। ठीक है, अब कह रहा आपसे शिक्षक का वजन, तो बढ़े वाले में से कम वाले घटा दो, कितना आ गया आपका 60। 60 केजी वजन जो था वह शिक्षक का था, तो 4 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका पांचवा दिया गया है, सिंप्लीफाई सरल करना है, 21:49, सत्य 21, सत सते 49, 3:7 सी में दिया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, व्हाट इज 25% ऑफ 208? 208 का 25% बताना है। 52, सी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 देखिए क्या दिया गया है, इफ x इज टू वाई इक्वल्स टू 3:4 देन y इक्वल्स टू x। उल्टा कर दो ना, 4:3। 4:3 आपके बी में दिया गया है, तो 7 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपको दिया गया है, फाइंड द एवरेज 100 प्लस 70, 170 प्लस 30, 200 प्लस 40 प्लस 50, 290 बटे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बराबर 290/5। तो ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 कहाँ दिया गया है, डी में, तो 8 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौमा आपको दिया गया है, इफ 11 men can complete a job in 6 days then how many days will it take one man to complete the same job? यदि 11 आदमी एक काम को 6 दिन में करता है, तो एक आदमी 11 × 6 बराबर 66 दिन। कहाँ दिया गया है, डी में, तो 9 का डी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां आपका दिया गया है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 22, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 5, देन फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5। देखिए 10 × 22 बराबर कुल क्या हो गया, 220। यदि पहली 5 की 5 है औसत, तो 25 हो गया। तो 220 माइनस 25 कितने बच्चे बचे हैं, 5 बचे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 195, और 195 को 5 से भाग दो, क्या हो जाएगा, 39 निकल कर चला आएगा। 39 आपके बी में दिया गया है, 10 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपको दिया गया है, when 11 is added to a number the result is 81, find the number। यदि किसी नंबर में 11 जोड़ने पर 81 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, तो x इक्वल्स टू 81 माइनस 11 इक्वल्स टू 70, वह संख्या 70 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 दिया गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब 30 और 36 को विभाजित करने वाली कॉमन क्या है, 6 हो जाएगा। उत्तर 6 हो गया आपका, क्योंकि दोनों 6 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 7 से विभाजित होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, सबसे बड़ा जो होगा वो 6 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एचसीएफ, देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया है, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो √3/2 गुने भुजा, तो भुजा को ए लिखा जाता है, तो ढूंढिए √3/2 इंटू ए, जो कि ए में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है, अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 9 मीटर एंड विड्थ ऑफ 7 मीटर, देन एरिया 63। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दिया गया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आयत का लगा दो, आयत का फॉर्मूला लगा दो, क्या निकला, लंबाई गुने चौड़ाई 63। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अब ये आपका आखिरी प्रश्न मैथ में क्या दिया गया है, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट is 7360 rupees and interest earned in 10 year is 1840 rupees, find the interest rate। कहता है कि 7360 रुपए मूलधन पर 10 साल में 1840 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो दर ज्ञात करें। तो आपने एसआई का फॉर्मूला पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो यहाँ पर यदि दर निकालना हो तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बाय मूलधन गुने समय। तो कर दो ना, ये आपका हो गया 1840 गुने 100 बट्टे में क्या हो जाएगा 7360 गुने 10। ये देखिए 4 बार में कट गया, इससे ये कट गया, तो 10/4 बराबर 2.5%। कहाँ दिया गया है, डी में, तो 15 का उत्तर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका साइंस सारा कंप्लीट हो गया। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और ये सारे पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप के थ्रू दिए जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979
946092। ठीक है, इसी नंबर के थ्रू दिए जाएंगे, किसी दूसरे नंबर पे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज कीजिएगा, उस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मॉक टेस्ट देना हो तो उसका लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां चले जाएं studyandupdates.in पे, वहां पर सारे मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, और फ्री में है। ठीक है ना, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।